हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे प्राथमिक विद्यालय में पूछे जाने वाले समान विज्ञान और समान अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। जरा दृष्टि दोष का चिकित्सीय नाम क्या होता है? प्रेसबायोपिया होता है। जरा दृष्टि दोष का चिकित्सक नाम प्रेसबायोपिया होता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र किस लेंस की भांति काम करता है? उत्तल लेंस की भांति काम करता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में पुतली की विशेषता क्या होती है? पुतली की यह विशेषता होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है, अतः प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निकट दृश्य दोष का क्या होता है? इस दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृश्य दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूर दृश्य दोष क्या होता है? इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रकाश किस भाग द्वारा प्रवेश करता है? मानव नेत्र में प्रकाश कार्निया के द्वारा प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे बायोफोकल लेंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष के कारण क्या क्या होते हैं? पहला है, नेत्र लेंस की गोलाई जो होती है वो कम हो जाती है। दूसरा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तीसरा है, नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ से होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण जिसे WBC कहा जाता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त समूह ब्लड ग्रुप के जो है खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप खोजकर्ता लैंड स्टीनर थे। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, लोलक की आवर्तकाल निर्भर करती है किस पर? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्थान पर स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है? अंटार्कटिका के कैंप में स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है और दोस्तों ध्रुवों पर भी स्मॉल जी का मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप जो होता है वो पाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस तथा फारेनहाइट में क्या संबंध होता है? सेल्सियस और फारेनहाइट में संबंध होता है दोस्तों C/5 बराबर F/32/9। अगला प्रश्न है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक फारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के किस तापमापी पर एक समान पाठ्यांक होते हैं? -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। सेल्सियस में इसका मान कितना होता है? सेल्सियस में दोस्तों 36.9 डिग्री सेल्सियस लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न दोस्तों,
पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? गर्मी के कारण फट जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाते हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। अगला प्रश्न है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1921 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, तेल का एक बैरल लगभग कितने के बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है तेल का एक बैरल। अगला प्रश्न है, आईसी चिप का विकास किसने किया था? आईसी चिप का विकास जेएस किल्वी ने किया था। तो दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गन मेटल मिश्रण होता है। गन मेटल किसका मिश्रण होता है? तांबा, टीन एवं जिंक की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोना को घोला जा सकता है किसमें? सोना को जो होता है एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है। और एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? टंगस्टन धातु। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? जर्मेनियम। अर्धचालक दोस्तों एक जर्मेनियम भी होता है और एक क्या होता है? सिलिकॉन होता है। जब भी एग्जाम में आएगा पूछेगा इनमें से कौन कौन से अर्धचालक हैं, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं, जिसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? सोना जो होती है सबसे अधिक मुलायम होती है। मोबाइल फोन बैटरियों में कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? लिथियम। अगला प्रश्न है, सीमेंट का मुख्य संगठक क्या होता है? सीमेंट का मुख्य संगठक चूना पत्थर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। यम क्या है दोस्तों? द्रव्यमान है। v क्या है? वेग है। अगला प्रश्न है, एक खिंचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1687 में। 1687 में न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? दोस्तों हम जानते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्य करने वाला कुल बल कितना होगा? जब दोस्तों वस्तु एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो उसमें कोण जो बनेगा वो 0 अंश का बनेगा। तो यहाँ पहला बल दिया है 10 न्यूटन, दूसरा बल दिया है 5 न्यूटन। परिणामी बल पूछ रहा है, जिसका सूत्र होता है करड़ी में F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। अब दोस्तों इसी में वैल्यू रखेंगे, तो F1 का मान रखेंगे 10 न्यूटन, F2 का मान 5 न्यूटन, 2F1 F2 2 गुणित 10 गुणित 5 कॉस थीटा, थीटा जगह रख देंगे 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान होता है दोस्तों 1। हल करेंगे कितना आएगा? 15 न्यूटन। 15 न्यूटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलने वाले पिंड का संवेग कितना होगा?
संवेग बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणते वेग। द्रव्यमान दिया है 14, वेग दिया है 28, गुणा करेंगे कितना आएगा 392 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण होता है? लट्टू को घुमाना केंद्राभिमुख बल का एक उदाहरण है, जिसे अभिकेंद्री बल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों बढ़ जाएगा। हम जानते हैं दोस्तों आवर्तकाल t बराबर होता है 2 पाई करड़ी में यल बटा जी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन केपलर ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? पहला है उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, दूसरा है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर भी निर्भर करता है, तीसरा है गुरुत्वीय स्थिरांक पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न दोस्तों किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है तरंग की चाल v, आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा में क्या संबंध होता है? v बराबर होता है दोस्तों n लैम्डा, v बराबर m लैम्डा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में है। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्यों का वर्णन किस भाग में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 के क में है। अगला प्रश्न दोस्तों नागरिकता का उल्लेख किसमें है? भाग 2 में है। अगला प्रश्न है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या का वर्णन जो है किसमें किया गया है? भाग 5 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? भाग 9 का ए, भाग 9 का ए जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों पंचायती राज का वर्णन जो है किस भाग में है? पंचायती राज का वर्णन भाग 9 में है। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किसमें है? संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 8 में है। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ट्रिक है दोस्तों अनुसूची याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं। 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची कैसे याद हो जाएगी आप इसको याद कर लेंगे दाल पीती नगर से। दाल पीती नगर से तो दाल हो गया 10वीं अनुसूची, पीती हो गया 11वीं अनुसूची, नगर हो गया 12वीं अनुसूची। तो दाल से हो जाएगा दोस्तों दल बदल कानून हो जाएगा, पीती से हो जाएगा पंचायती राज हो जाएगा, नगर से हो जाएगा नगर पालिका हो जाएगा। तो दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची से संबंधित है, पंचायती राज 11वीं अनुसूची से संबंधित है, नगर पालिका 12वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। अनुच्छेद 300 के क में बताया गया है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह अनुच्छेद 300 के क में बताया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकता है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। अगला है राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत।
अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 360 में। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। सब में दोस्तों 4-4 वर्ष का देखिए गैप है, सब में 4-4 वर्ष का क्या है? गैप है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना से अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताइए। तो सबसे बड़ा राज्य दोस्तों क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद फिर महाराष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र के बाद बिहार है। बिहार तीसरे नंबर पे आता है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम कौन होगा? 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं सिक्किम। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 है। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हम दिवस से देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे पहला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सरस्वती सम्मान 2022 का संस्करण 32वां था। तो 2022 का सरस्वती सम्मान किसको मिला था दोस्तों? शिव शंकरी, जो कि तमिल लेखिका हैं। और किस कृति के लिए मिला था? सूर्यवंशम कृति के लिए इनको मिला था। अगला है दोस्तों व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 2022 का व्यास सम्मान किसको मिला?
ज्ञान चतुर्वेदी को मिला, जो कि हिंदी लेखक हैं। किसकी कृति के लिए मिला था? पागल खाने की कृति के लिए मिला था। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहारी पुरस्कार 2022 का बिहारी पुरस्कार किसको मिला था? डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला था। और किसकी कृति के लिए मिला था? पचरंग चोल पहर सखी री के लिए मिला था इनको। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी निकाय पर बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर होता है वह क्या कहलाता है? कुल ऊर्जा कहलाता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ए बी सी तीनों, ये इसका सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक होता है? 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध होता है? कार्य बराबर होता है दोस्तों शक्ति गुणते समय होता है। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के बीच के कोण का मान कितना होता है? अधिकतम मान के लिए दोस्तों 0 अंश होता है, थीटा का मान 0 अंश होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, लाउड स्पीकर जो है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लाउड स्पीकर से जो ऊर्जा परिवर्तित होती है दोस्तों, वो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। परमाणु बम से रासायनिक ऊर्जा से नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ट्रांसमीटर विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय होता है? ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी हुई घड़ी में यांत्रिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? गतिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज होती है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आधारित होता है अपकेंद्रण पर। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो कौन सा प्रतिबंध इसमें सही होगा? जब दोस्तों गतिज ऊर्जा बराबर हैं तो प्रतिबंध जो है x बराबर y बराबर z के बराबर होगा। यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है तो उन पर समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगी। अतः x, y और z आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकरण पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, तो कौन सा इसमें कथन सही होगा दोस्तों? दूसरा वाला और तीसरा वाला कथन सही हो जाएगा। अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के स्मॉल जी के मान का 1/6 गुना होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। ऐसी स्थिति में गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है और प्रभावी लंबाई घट जाती है, जिससे झूले का आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है, झूला झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर अगर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल में कोई प्रभावित नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अप्रभावित रहेगा उसका आवर्तकाल। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि लोलक घड़ी उपग्रह पर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? यदि लोलक घड़ी उपग्रह पर ले जाए तो उसका आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। सौर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है सोलर सेल। माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण होता है किसमें?
माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, अश्वशक्ति निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? अश्वशक्ति ये जो है शक्ति का मात्रक होता है और एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है, सितार उपकरण किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? सितार जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करने पर उसकी गति ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? तो कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों? 2 गुनी हो जाएगी। और यदि दोस्तों किसी वस्तु का वेग अगर 2 गुना कर दें तो उसकी गति ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा क्या होती है? बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, विकिरण के गुण निर्भर करते हैं। विकिरण के गुण निर्भर करते हैं तरंग दैर्ध्य पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस उपकरण के द्वारा होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत सेल द्वारा होता है। इंजन किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? इंजन जो होता है वो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गति ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात कितना होगा? 2:3 होगा। इनके वेगों का अनुपात निकालने के लिए दोस्तों डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, √4/9। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 2:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित रहती है? केवल संवेग। संवेग जो है सुरक्षित रहेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गति ऊर्जा अधिकतम कब होगी? भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उसकी गति ऊर्जा अधिकतम होगी। अगला प्रश्न दोस्तों, गुरुत्वीय विभव का मान सदैव होता है। गुरुत्वीय विभव का मान सदैव ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, पिंड का भार। पिंड का भार जो होता है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निर्वात में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहां पे गुरुत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। भूतुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन। एक अंतरिक्ष यात्री को उसके अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। भारहीनता का जो है अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों मंद हो जाती हैं? ग्रीष्मकाल में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है वो मीनार तल के अंदर रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ कोई उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के कारण त्वरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग वर्ग माध्य मूल से कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग निर्भर करेगा किस पर? पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार कितना होता है? ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार 0 होता है। अगला प्रश्न है, जब भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह गति करता है। भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। जब भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करता है। अगला प्रश्न है,
एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। अगला प्रश्न है, दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं, तब उनके समान होने का प्रतिबंध क्या है? चाल। दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं, तब उनमें समान कौन होगा? चाल समान होगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व का। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? पहला वाला, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक प्रतीत होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर हमें मोटिवेट करता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।